नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल पर एपी टीचिंग क्लासेस पर। तो आज हम पढ़ेंगे एक कहानी, और वो भी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की, जो अभी चर्चा में है। क्या ऐसी जरूरत थी सरकार को कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लाना पड़ा, और जब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ला के 2018 में आ गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक क्यों कह दिया। तो इन सभी चीजों की चर्चा क्या है हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमें जब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड नहीं था उसकी कहानी पता होनी चाहिए, यानी कि जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड था उससे पहले की कहानी, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के पूर्व की कहानी क्या थी, ठीक, ये पता होना चाहिए। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए ये चंदे का जो महत्व है राजनीतिक दलों के लिए कितना है। तो देखिए भैया, जो भी पार्टी होती है उसके अपने खर्चे होते हैं, जैसे प्रचार उसको करना है, पार्टी के कार्यालय उनको खोलने हैं, और कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं के लिए भोजन की व्यवस्था भी तो वही करते हैं, भोजन की व्यवस्था है, परिवहन की व्यवस्था है। इसके साथ ही अन्य ऐसे खर्चे होते हैं जो पार्टी को सरवाइव करने के लिए जरूरी होते हैं। तो पैसा तो बहुत जरूरत है एक पार्टी को, पहली बात। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी क्या है, ये तो खर्चे बताती है पार्टी। इससे ज्यादा जरूरी है कि जो चुनाव का खर्चा होता है, जब चुनाव होते हैं उस समय जो खर्चा होता है वो बहुत बड़ा खर्चा है। उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए प्रत्येक पार्टी को क्या है, चंदे की आवश्यकता होती है। चंदा भारत में बहुत पहले से दिया जा रहा था, तो उसकी एक प्रोसेस थी, इसी को हम अभी देखते हैं। तो चलिए, तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जब आया उससे पहले क्या व्यवस्था थी, इस बात को देखना है। तो उससे पहले की व्यवस्था जो है, देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है अगर 20,000, कितना, 20,000 रुपए से अधिक का चंदा लेगी तो उसको क्या है, इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ता था कि भाई निर्वाचन आयोग को आप बताइए कि आपने जो 20,000 या उससे अधिक का चंदा लिया है वो किससे लिया है। और ये चंदा आप नगद भी ले सकते थे और जो है ऑनलाइन माध्यम से भी ले सकते थे, लेकिन आपको क्या है, बताना पड़ता था इलेक्शन कमीशन को कि हमारे पास जो चंदा आया है 20,000 या उससे ऊपर का, वो जो है किस व्यक्ति ने दिया है, ठीक। और 19,999 रुपए तक जो है कोई भी इंफॉर्मेशन पार्टी को नहीं देनी होती थी। तो ये स्थिति थी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आने से पहले की। इस स्थिति का फायदा किन लोगों ने उठाया। अब जो लोग 20,000 से ऊपर चंदा देंगे तो उनको जो है क्या है, राजनीतिक पार्टी जो है निर्वाचन आयोग को बताएगी, तो वो पार्टी के जो अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते थे, 19,500, 19,700, 19,200, इस तरीके के अमाउंट में क्या है, पार्टी को फंडिंग होने लगी। जो ये फंडिंग थी इसके लिए ये कैश में देते थे, चाहे वो चेक के माध्यम ऑनलाइन, उसके लिए इलेक्शन कमीशन को इनको बताने की जरूरत नहीं थी। इस फंडिंग में जो पैसा आ रहा था वो जो है ब्लैक मनी था, और इसमें अधिकतर जो भी पैसा जो है ब्लैक को व्हाइट करने की क्या है, प्रोसेस थी ये, कि किसी ने अगर ब्लैक पैसा कमाया है वो पार्टी को फंड कर दे, और क्या है, वो ब्लैक जो है व्हाइट पैसे के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से पहले की ये व्यवस्था थी। इसमें कई खामियां, सबसे बड़ी खामी तो सारा पैसा क्या है, 19,990 या 1999 से कम का जो है आने लगा, और इसमें जो है ब्लैक भ्रष्टाचार इसमें क्या है और बढ़ने लगा। अब हुआ क्या, मोदी सरकार बनी 2014 में, और उनका नारा था कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, काले धन को हम जो है खत्म करेंगे। तो जो ब्लैक मनी थी उस पर अंकुश लगाना था, और इन्होंने एक नई व्यवस्था जो है चालू की। और नई व्यवस्था क्या चालू करने की कोशिश की, इन्होंने अपने वित्त मंत्री महोदय श्री अरुण जेटली साहब को पकड़ा और उनसे कहा कि भैया कोई एक काम करिए। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं जो है आपको
इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में बताता हूं। इस इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को अगर आप लागू करा देंगे तो ये व्यवस्था जो है ब्लैक मनी वाली है, रुक सकती है। उन्होंने ये कहा कि 2000 रुपया, कितना, यदि कोई पार्टी को 2000 रुपया से अधिक देना चाहता है तो उसे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदना होगा। अगर कोई 2000 से कम देना चाहता है तो वो नगद के रूप में क्या है, पार्टी को फंडिंग कर सकता है। लेकिन अगर 2000 से ऊपर आपको अगर फंडिंग करनी है तो आपको क्या है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदना होगा। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आया कि ये क्या है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड। तो मान लीजिए मुझे 1 लाख रुपया एम पार्टी को क्या है, फंडिंग करनी है। मुझे क्या है, एक एम पार्टी को फंडिंग करनी है, और फंडिंग करने के लिए मुझे 1 लाख रुपया मुझे करना है। तो इस वाले स्लैब में तो मैं आऊंगा नहीं। इसका मतलब 2000 से अधिक जो रुपया मैं डोनेट करना चाहता हूं तो मुझे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदना होगा। मैं जाऊंगा कहाँ, एसबीआई के पास। एसबीआई से कहूंगा कि सर मुझे जो है राजनीतिक पार्टी को फंडिंग करनी है, चंदा देना है, कृपया करके मुझे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड दे दीजिए। एसबीआई आपको आंखों से ऐसे देखेगा कि भाई 1 लाख रुपया तुम चंदा देने वाले हो, तो वो आपसे क्या कहेगा, अच्छा एक काम करिए, आप पहले मुझे केवाईसी करवाइए। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने केवाईसी करवा रखा है या नहीं। वो कहेगा हाँ सर मेरा सब कुछ पैसा जो है ऑनलाइन है। फिर आपसे वो कहेगा कि मुझे पैन कार्ड दीजिए। पैन कार्ड के बाद आपकी सारी पहचान लेने के बाद वो आपको एक बॉन्ड देगा। उस बॉन्ड पे जो है लिखा होगा कि ये जो है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है जो राजनीतिक पार्टी को चंदा देने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसकी अधिकतम अवधि 15 दिन की है। कितने दिन की है, 15 दिन की। ये आपको दे देगा या मुझे दे दिया, मैं लेकर जाऊंगा राजनीतिक पार्टी के पास। इस व्यवस्था में एसबीआई ये कहता है कि हमने आपकी जो पहचानें छुपा के रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे कि आपने 1 लाख रुपए का क्या है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदा है। आप जाइए पार्टी के मुख्यालय, वहां आप दे दीजिए। आप चाहें तो पार्टी को कह दीजिए साहब मैंने दिया है, ये वो आपकी मर्जी है। लेकिन एसबीआई ने ये कहा कि आपकी पहचान हम गुप्त रखेंगे, और अगर आप भी गुप्त रखना चाहते हैं तो आप क्या करिए, स्पीड पोस्ट से जो है पार्टी के मुख्यालय भेज दीजिए। जिस भी पार्टी को, यानी कि एम पार्टी को मुझे देना है तो मैं उनके मुख्यालय भेज दूंगा। एम पार्टी को जैसे ही ये मिलेगा उसे 15 दिन के बाद एसबीआई के 15 दिन के अंदर एसबीआई के पास पहुंचना है और उसे कैश कराना है। भैया ये हमारा पैसा था, एक व्यक्ति ने हमें इलेक्ट्रॉल बॉन्ड दिया 1 लाख रुपए का, इसे हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए। वो आपके अकाउंट में क्या है, क्रेडिट कर दिया जाएगा, वो पार्टी को फंड आ गया। ये सारी जो प्रक्रिया होगी सारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगी। इसीलिए क्या है, यहां पर जो भी पैसा होगा वो व्हाइट मनी के रूप में आएगा और व्हाइट मनी के रूप में ही प्रयोग होगा। अरुण जेटली साहब ने ये सुझाव दिया, इसको सरकार ने समझा और उन्होंने कहा कि चलो अब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है जारी करते हैं। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जारी करने के लिए आवश्यकता कि कानून बनाना पड़े, और कानून बनता है संसद में, और संसद में अगर कानून बनाना है तो संसद के तो 2 सदन हैं। तो अरुण जेटली साहब ने कहा कि आपने संविधान नहीं पढ़ा, अरे धन विधेयक भी तो कोई चीज होती है, उसके रूप में इसको लाओ ना। धन विधेयक लोकसभा ही सब कुछ होती है, उसमें आपने मेरी क्लासेस पढ़ी होंगी तो धन विधेयक को अच्छे से समझा भी होगा। तो लोकसभा में हम धन विधेयक के रूप में इसको लाते हैं इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को, और इस धन विधेयक के माध्यम से क्या है, इसको हम पास करा लेंगे और ये लागू हो जाएगा। तो सरकार के सभी मंत्री, कैबिनेट मंत्री की बैठक में इसको सहमति से पास कर दिया गया। अब क्या हुआ, अब वित्त मंत्री साहब ने जो है इसको 2017 एवं 18 के बजट में क्या है पेश किया, और कहा कि ये पेश होगा तो धन विधेयक के रूप में, और 1 जनवरी 2018 से ये लागू हो गया। तो 1 जनवरी 2018 से आप क्या है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद सकते हैं, और जो पहले की व्यवस्था चली आ रही थी इसको क्या है, समाप्त कर दिया गया। अब देखिए 2 बातें और थी इसमें। जो पहले व्यवस्था चली आ रही थी जिसमें बताना होता था केवल कि राजनीतिक पार्टी को 20,000 से ऊपर का पैसा कहां आया है,
इसमें ये कोई नहीं कि चेक दिखाइए, बताना था। इसके साथ दो महत्वपूर्ण बिंदु और थे। पहला था कि कोई कंपनी अगर जो है अपना चंदा देगी तो वही दे सकती है जो कम से कम 7.5% से अधिक का मुनाफा कर रही हो। अगर किसी का लाभ जो है 7.5% से कम है तो वो चंदा नहीं देगी। ये पहले की स्थिति थी इलेक्टोरल बॉन्ड से पूर्व की। दूसरी बात ये थी कि FCRA एक अधिनियम है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट है, ये 2010 में। इस अधिनियम के माध्यम से क्या है, विदेशी कंपनियों को चंदा देने के लिए मना किया गया था। अब अरुण जेटली साहब ने इन दोनों संविधानों को भी संशोधित कर दिया, इन दोनों कानूनों में भी संशोधन किया और उन्होंने कहा कि अब कोई भी कंपनी जो है चंदा दे सकती है। उसकी लिमिट जो 7.5% लाभ की थी वो हटा दी गई और ये भी कह दिया गया कि FCRA के तहत जो विदेशी मना किए गए थे अब वो भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड ने अब ये दोनों प्रावधानों को क्या है, हटा दिया। उन्होंने कहा कि विदेशी भी दीजिए और 7.5 से कम जिनका लाभ हो रहा है वो भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आया आपको। अब चलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे आया, ये तो हमें पता चल गया। पूर्व की व्यवस्था क्या थी ये भी हमें पता चल गया। ये सब चीजें हमारे चुनाव सुधार से जुड़ी हुई है और जो चुनाव इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है वो फंडिंग से जुड़ा हुआ है। तो फंडिंग में जो सुधार होगा उसी को लेकर अरुण जेटली साहब क्या है 2017-18 में एक पेश करते हैं धन विधेयक के रूप में और 2018 में ये पास हो जाता है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड की अगर बात की जाए तो सरकार के द्वारा वर्ष 2017-18 में बजट में क्या है इसको पेश किया गया और 1 जनवरी 2018 से क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड जो है जारी किए जाने लगे। चुनावी इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य यही था कि चुनाव में जो फंडिंग हो रही है उसमें क्या है पारदर्शिता आ जाए, उसमें जो है ट्रांसपेरेंसी आए, अर्थात जो पैसा किसी भी राजनीतिक दल का आए तो वो बैंक के खाते के माध्यम से आए ताकि ये पता चल सके कि जो डोनर है, जो दान देने वाला है और दान लेने वाला है, दोनों की क्या है मॉनिटरिंग हो सके। इस माध्यम से जो अरुण जेटली साहब ने क्या है ये प्रस्ताव को जो है बजट में पेश किया जिसे पास कर दिया गया। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का आविर्भाव हो गया। अब इसकी बातें क्या क्या थी, सबसे बड़ी बात थी कि वर्तमान में कोई भी व्यक्ति या तो कोई व्यक्ति हो या कंपनी किसी भी राजनीतिक दल को 2000, देखिए यहां लिमिट कितनी है, 2000 से अधिक का चंदा देना चाहती है तो वो नगद चंदा नहीं दे सकती। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो क्या है, वो नगद चंदा नहीं दे सकती। भारत की बात अगर की जाए, भारत विश्व में इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने वाला पहला देश बन गया। तो भारत ने भी अपना क्या है इतिहास में एक नाम और दर्ज किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की जाए तो SBI के माध्यम से ये बेचा जाना था, RBI की इस पे मॉनिटरिंग होनी थी। तो RBI ने कहा कि हम तो भैया डायरेक्ट कस्टमर को दे नहीं सकते, ऐसा करते हैं SBI के माध्यम से इसको क्या है बेचा जाएगा और SBI की सभी ब्रांचों पे नहीं, कुछ चुनिंदा ब्रांचों पर ही, कुछ चुनिंदा ब्रांचों पर, बहुत सारी लगभग उस समय 23 थी, तो कुछ ब्रांच पर ही क्या है इसको दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि सभी ब्रांचों पर मिलेगा। तो RBI ने क्या है SBI के माध्यम से इसको बेचना प्रारंभ किया। तो ये महत्वपूर्ण था कि किसके द्वारा जारी होता है, तो आंसर आपका SBI के द्वारा जो है आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है चुनावी बॉन्ड जो था यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड था उसको जारी करने तक की प्रोसेस हमें समझ में आई। अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो कितने प्राइसेस में बटा है, मतलब उसका मिनिमम प्राइस क्या होगा, तो कहा गया कि 1000 रुपये का एक बॉन्ड आप ले सकते हैं अगर आप पे पैसे कम है। आप चाहें तो 10,000 रुपये का भी ले सकते हैं, 1 लाख का भी ले सकते हैं, 10 लाख का भी ले सकते हैं और 1 करोड़ रुपए के मूल्य के जो है इलेक्टोरल बॉन्ड आप ले सकते हैं। लेकिन लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा SBI की ब्रांचेस पर,
जहां पर ये बॉन्ड मिलेंगे और बॉन्ड लेके, तो यहां पर फिर प्रोसेस को समझते हैं। मान लीजिए मुझे जो है 1 लाख रुपया चुनाव में किसी को देना है, किसी भी पार्टी को, मैं एम का नाम लेता हूं। अब ये पार्टी को मैं देने के लिए, देखिए, चाहे तो मैं 1-1 हजार के कितने बॉन्ड खरीद लूं, चाहे तो 10-10 हजार के 10 बॉन्ड खरीद लूं, या फिर 1 लाख का एक ही बॉन्ड खरीदूं, ये मेरी इच्छा है। और मेरी इच्छा ये है कि मैं 10-10 हजार के 10 बॉन्ड खरीदूंगा, 6 तो एम पार्टी को दूंगा और 4 मैं चाहता हूं बाई पार्टी को दे दूं। तो आपकी इच्छा है, चंदा आप किसी भी पार्टी को दे सकते हैं। आप पहुंचे एसबीआई के पास, एसबीआई ने कहा कि भैया केवाईसी करवाइए। केवाईसी के बाद आप जो है अपना पैन कार्ड दीजिए। अब आप जो है एक बॉन्ड लेकर जाइए जो 10,000 का है। आपको कितने चाहिए, तो 10 ऐसे बॉन्ड आपको मिल जाएंगे जो 1 लाख रुपए का है। अब आप जो है 15 दिन में इसको कैश करा सकते हैं राजनीतिक पार्टी। 15 दिन की इसकी सीमा रखी गई। 15 दिन के अंदर आपको क्या है, पार्टी को जिसको आपको फंड देना है उसको आप बॉन्ड पहुंचा दीजिए। चाहे तो आप स्वयं दे के जाइए, चाहे तो आप जो है स्पीड पोस्ट से दीजिए। वो पार्टी एसबीआई के पास जाएगी और अपने खाते से कहेगी कि देखिए किसी ने हमें 6 बॉन्ड दिए हैं 10-10 हजार के, 60,000 रुपया हमारे खाते में। एक्स जाएगा, सर मुझे 4 मिले हैं 10-10 हजार के, आप मेरे खाते में कर दीजिए। तो एसबीआई इनके यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्या है, पेमेंट कर देगा। अब सवाल यह है कि जो भी पैसे से बॉन्ड खरीदेगा वो नगद में नहीं होगा, कैश नहीं देना आपको, ऑनलाइन ही आपके पास पेमेंट है, जिसमें क्या है आप चेक दीजिए, डीडी दीजिए या यूपीआई करिए, जो भी आपको करना है वही कर सकते हैं। तो एक ये धारा की कि भाई बॉन्ड किसको मिल सकता है, कौन सी राजनीतिक पार्टी को आप दे सकते हैं या कौन सी राजनीतिक पार्टी इसको स्वीकार कर पाएगी। तो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट जो है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट, इस एक्ट की धारा थी 29A। इस अधिनियम में ये प्रावधान जो है तभी किया गया 2017-18 में कि इलेक्टोरल बॉन्ड केवल उन्हीं राजनीतिक दल को दिया जा सकता है जिनका जो पिछला प्रदर्शन है, पिछले चुनाव में कुल मतों का 1% उन्होंने प्राप्त किया हो, वही राजनीतिक दल क्या है, चंदा प्राप्त कर सकते हैं। और नई राजनीतिक दल को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से ये इलेक्टोरल बॉन्ड केवल उन्हीं राजनीतिक दलों के पास था जो 1% क्या है चुनाव में अपने मतदान जिन्होंने पिछले चुनाव में प्राप्त किए थे। तो इस तरीके से इस अधिनियम की ये धारा थी, इसमें भी क्या है संशोधन किया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के 15 दिन के भीतर क्या है, उसको राजनीतिक दल को क्या है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा बताए गए खाते में, जो इलेक्शन कमीशन उनके लिए एक अकाउंट बनाएगा, उसमें क्या है जमा करवा लें, आप कैश कर लें। अन्यथा क्या होगा, अन्यथा होगा ये कि सारा पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में चला जाएगा, पीएम रिलीफ फंड में क्या है सारा पैसा चला जाएगा। तो इसकी एक ये भी खासियत थी। तो 15 दिन के अंदर क्या है, अगर चंदा आपने अपने अकाउंट में करा लिया तो ठीक है, नहीं तो यह पीएम रिलीफ फंड में ये चला जाएगा। तो यहां तक बातें आपको समझ में आई। तो इस तरीके से क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड काम कर रहा था। अब आगे चलते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में ये बात थी कि चंदा देने वाला और चंदा प्राप्त करने वाला दोनों के ये टैक्स फ्री था, कि जो इसको खरीदेगा और जो इसको कैश कराएगा दोनों के लिए क्या था कि ये टैक्स फ्री होगा, इसमें कोई भी आपको इनकम टैक्स नहीं देना होगा। शर्त ये थी कि आपने पिछला इनकम टैक्स रिटर्न भरा हो। आप जो है भारत के आयकर अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत सही से अपनी आय की क्या है उजागर करते हो, गणना करते हो। तो आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरा हो तभी आपको जो है ये बॉन्ड मिलेगा और आपके लिए क्या है टैक्स फ्री होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, एक धारक बॉन्ड है। धारक बॉन्ड क्या, देखिए बॉन्ड की बात अगर आप कहेंगे तो बॉन्ड 2 तरीके के हो सकते हैं। मैं आपको यहां पर करता हूं, बॉन्ड क्या है 2 तरीके के हो सकते हैं। बॉन्ड एक तो जो होता है बॉन्ड इकोनॉमिक्स की भाषा में एक उधार प्रपत्र होता है
जिसपे कुछ इंटरेस्ट मिलता है खरीदने वाले को, और वो क्या है, उधार देता है कुछ समय के लिए। लेकिन जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है, जो चुनावी बॉन्ड है, ये भैया उधार जैसा नहीं है, चंदा है, ये आपने किसी को क्या है, दान में दिया है, तो उधार जैसा नहीं है। और दूसरा, इस पे इंटरेस्ट भी 0% है। तीसरा, इसकी कोई समय जो है आपके पास नहीं है कि अब जो है आपको इतने समय बाद वापस मिलेगा, वापस नहीं मिलेगा ये। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो इकोनॉमिक्स वाले बॉन्ड के आधार पर इसको मत समझिएगा। तो ये बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है, जिसमें आप क्या है, एक किसी को चंदा दे रहे हैं, किसी की क्या है, एक तरीके से फंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये धारक बॉन्ड है, और धारक बॉन्ड है तो जो धारण करेगा, यानी कि जिसके पास होगा वही इसका मालिक होगा। जैसे मैंने खरीद लिया तो मैं अब इसका मालिक हूं, मैं राजनीतिक पार्टी को दे दूंगा तो राजनीतिक पार्टी मालिक हो जाएगी, और वो क्या है, इसको कैश करा सकती है। तो ये धारक बॉन्ड है। और इसको खरीदने की अगर प्रोसेस की बात की जाए तो ये चेक के माध्यम से खरीदा जा सकता है, या फिर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से मिलेगा आपको, या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जिसको हम यूपीआई कह सकते हैं, उन माध्यम से आप खरीद सकते हैं। सीधा सा मतलब है कि खरीदने और कैश करने की चेन को इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया। अब आप इसमें ब्लैक मनी जो है ऐड नहीं कर पाएंगे। हर तिमाही, अब ये बिकेगा कब, ये आपको 1 जनवरी को मिलेगा, उसके बाद 3 महीने बाद मिलेगा। तो हर तिमाही के पहले महीने के 10 दिन, जो पहले 10 दिन है, आप वहां पर ले सकते हैं। और यही कहा गया कि हर तिमाही मिलेगा और महीने के 10 दिन तक ये मिला करेगा। लेकिन जब चुनाव का समय पास में हो तो इसकी अवधि क्या है, 30 दिन भी बढ़ा दी गई कि आप 30 दिन तक इसको ले सकते हैं। तो इतने माध्यम से क्या है, ये पैसा जा रहा था। अब बात क्या ऐसी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो ये चीज आपको समझने की है, ठीक है। तो 3 व्यक्ति, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर एक एनजीओ है, कॉमन कॉज एक एनजीओ है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ये तीनों जो है मिलकर गए सुप्रीम कोर्ट। और इन्होंने क्या तर्क दिया, भैया देखो, जो एसबीआई है वो भारत सरकार की बैंक है, और सरकार की बैंक का मतलब जो सरकार पार्टी में है उसकी बैंक है। तो सरकार जब चाहे जब इससे चुनावी बॉन्ड से संबंधित डाटा ले सकती है, लेकिन बाकी राजनीतिक पार्टियों को तो ये डाटा मिलेगा नहीं। तो ये तो गलत बात हो गई कि आप कह रहे हैं कि इसका डाटा गुप्त रखा जाएगा, लेकिन हमें संदेह है कि सरकार आपसे जो है डाटा मांग सकती है। सही बात भी है, वित्त मंत्री अगर बुलाएगा एसबीआई के किसी भी मैनेजर को तो उससे डाटा जो मांगे वो देना पड़ेगा उसको। तो इस तरीके से इन्होंने एक आरोप ये लगाया कि जो सूचना है, सूचना पर जो है एक का अधिकार हो जा रहा है, इस बात को देखिए। दूसरी बात महोदय, सुप्रीम कोर्ट महोदय, आपने हमें बताया कि अनुच्छेद 19 जो है, सूचना का अधिकार इसमें शामिल है, जानने का अधिकार आपने कहा इसमें शामिल है, और हम आपको कहना ये चाहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र के प्रहरी आप हैं, तो आप बताइए, क्या जो जनता ने पैसा दिया है या फिर जिस पार्टी को पैसा मिला है उसे उजागर करना जरूरी नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट ने समझा बात सही कह रहे हो आप। पहली बात तो सूचना का अधिकार और जानने का अधिकार अनुच्छेद 19 का उल्लंघन कर रहा है ये, तो ये तो अब असंवैधानिक हो गया। इस पे फिर जो है भारत सरकार के वकील, महान्यायवादी पहुंचे, उन्होंने कहा सर 19 में तो युक्ति युक्त प्रतिबंध भी तो लगे हुए हैं। युक्ति युक्त प्रतिबंधों में अगर हम ये कहें कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त करने, काले धन को समाप्त करने के लिए इस बॉन्ड को लाए थे, तो ये असंवैधानिक नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है युक्ति युक्त प्रतिबंध पढ़िए, वहां पर कोई भी ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि भ्रष्टाचार और काले धन की वजह से क्या है, अनुच्छेद 19 का उल्लंघन किया जा सके। तो ये तो पूर्ण रूप से असंवैधानिक है और इसको क्या है, आज से ही समाप्त किया जाता है।
और फिर इन्होंने कहा कि सर आपने समाप्त तो कर दिया, अब हमें सूचना भी तो दिलवाइए कि एसबीआई के पास कितने बॉन्ड आए और कितनी पार्टियों को ये मिला। तो भाई बिल्कुल बात सही थी। तो इन्होंने एसबीआई से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जल्द से जल्द जो है अपने जो बॉन्ड आपके बांटे हैं, आपने जारी किए हैं, उनकी सूचना भी क्या है सार्वजनिक कीजिए। और मैंने आपको बताया था पहले जो एक कंपनी थी जो 7.5% से अधिक लाभ लेती थी वही क्या है चंदा दे सकती थी, लेकिन जो है चुनावी बॉन्ड जब आए थे तो इसको अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था। ऐसे ही एफसीआरए जिसमें विदेशी चंदा दे सकते थे वहां संशोधन किया गया था, तो वहां पे भी क्या है पहले विदेशी चंदा नहीं दे सकते थे लेकिन बॉन्ड के समय जो है दे सकते थे। तो इन दोनों को भी क्या है सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो परिवर्तन किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा ये भी क्या है असंवैधानिक हैं। तो इस तरीके से चुनावी बॉन्ड के बाद जो 2 कंपनी एक्ट में भी संशोधन किया गया, कंपनी एक्ट 2013 में कि 7.5 से कम वाली भी दे सकती हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और ये भी जो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहा गया था कि जो है विदेशी लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको भी क्या है सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने क्या है इसको असंवैधानिक ठहरा दिया कि ये अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकार का क्या है उल्लंघन करता है और ये असंवैधानिक है। और 2 एक्ट जो 2013 में संशोधन किए गए थे, शुद्ध लाभ का जो 7.5% था, कंपनी क्या है वो चंदा दे सकती थी, इसको भी समाप्त कर दिया। और एफसीआरए में जो संशोधन किया था कि विदेशी कंपनियां चुनावी बॉन्ड खरीद सकती हैं, ये भी क्या है सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया। तो इस तरीके से चुनावी बॉन्ड की जो कहानी थी सुप्रीम कोर्ट ने क्या है समाप्त कर दी। अब क्या व्यवस्था रही, अब जो पहले से चली आ रही पूर्व से चली आ रही व्यवस्था को क्या है फिर दोबारा से बहाल कर लिया गया है। अब सरकार क्या कर सकती है, अब सरकार जो है चुनावी बॉन्ड को लाना चाहती है दोबारा से, तो उसको ये देखना होगा कि अनुच्छेद 19 या किसी मूल अधिकार का उल्लंघन वो ना करे। उसमें इस बातों का प्रावधान हो कि सूचना सार्वजनिक की जाए, किस पार्टी को कौन सा मिल रहा है ये जानने का अधिकार सबको है, तो ये सब बताया जाए। तो बहरहाल ये आगे का मुद्दा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने क्या है इसको असंवैधानिक ठहरा दिया है। तो चलिए अभी तक हमने जो पढ़ा उसके बारे में चीजों को देखिए। तो इसके बाद एसबीआई ने क्या है सार्वजनिक की कुछ बातें और उन्होंने कहा कि जो 5 टॉप की पॉलिटिकल पार्टी हैं वो भैया ये है कि बीजेपी जो है सबसे ज्यादा फंड प्राप्त हुआ है 6060 करोड़ का, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस जो है 1609 करोड़ रुपए का, कांग्रेस को मिला है 1421 करोड़ का। चौथे नंबर पे आई है भारत राष्ट्र समिति, इसको भी मिला है 1214 करोड़ का, और बीजू जनता दल को भी मिला है 775 करोड़ रुपए का फंड। और फंड की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जिस कंपनी ने फंड दिया है उसका नाम है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। इसने सबसे ज्यादा फंड 1368 करोड़ रुपए का, 1368 करोड़ रुपए का क्या है फंड दिया है। तो इस तरीके से ये 5 पार्टियां आपको पता होनी चाहिए जिनको फंड में क्या है सबसे ज्यादा। ये अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 तक का डाटा है कि इसमें जो है फंडिंग हुई है। अभी 2 महीने का डाटा और बचा है, क्या पता उसमें कितनी फंडिंग हुई हो। तो ये चीजें बाद की बात हैं। आपको ये जो है एसबीआई ने जो डाटा दिया है वो ये आपको देखना है। अगला उन्होंने कहा कि 10 इंडिविजुअल, एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जो जिन्होंने इंडिविजुअल दिया है, तो एमएस मोहंती हैं, इन्होंने 45 करोड़ रुपए का चंदा दिया है और इन्होंने 1-1 करोड़ के 45 बॉन्ड खरीदे थे। लक्ष्मी निवास मित्तल, इन्होंने 35 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, इन्होंने 1-1 करोड़ रुपए के 35 बॉन्ड खरीदे थे। तो इस तरीके से इंडिविजुअल भी हैं। इसमें आपको अडानी, बिरला, ये या अंबानी, इनके अभी आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो इंडिविजुअल डोनर्स हैं उन्होंने भी क्या है चंदा दिया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो आशा कर रहा हूं आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड किस संस्था के द्वारा जारी किए जाते हैं?
तो इसका सीधा आंसर है क्या, अभी आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया, ये संस्था है एसबीआई, और एसबीआई के माध्यम से क्या है ये जारी किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं उन पर विचार करना है। भारत इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जारी करने वाला विश्व का पहला देश है। ये बात तो सही है, अभी तो हम पढ़े थे कि भारत ने अपना नाम जो है इतिहास में रचा, तो ये पहला जो है देश है। कोई भी व्यक्ति या कंपनी 20,000 से अधिक नगद चंदा नहीं दे सकती, ये गलत बात है। जब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आया तो 2,000 रुपए से अधिक जो भी होगा वो नगद में नहीं दिया जाएगा, उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदना होगा। तो ये चीज तो गलत है। तो 20,000 से नहीं, यहां पर 2,000 होना चाहिए था, तब सही होता। ऐसे आईएएस और पीसीएस आपको एक जीरो जो है एक्स्ट्रा लगा के दे देता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये 20,000 से अधिक का चंदा दे सकते हैं, नगद में 2,000 से अधिक नहीं दे सकते, इस बात को, तो यहां पे नगद की बात हो रही थी। तो जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड था उसमें 2,000 रुपया मिनिमम लिमिट रखी गई थी, उससे ऊपर जो भी होगा सारा आपको जो है नगद नहीं दे सकते, तो ये गलत हो गया। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का उद्देश्य चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाना है, बिल्कुल सही बात है, सरकार भी इसी उद्देश्य से लाई थी। तो 1 और 3 कथन बिल्कुल सही हैं। निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो 1 और 3 ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन बी में ये क्या है हमको मिलता है, तो 1 और 3 बिल्कुल सही हैं। समझ में आया? आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड केवल उन्हीं राजनीतिक दलों के लिए जारी किया जा सकता है जिसने पिछले चुनाव में कुछ मतों का, यानी कि जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है उन्हीं को जारी होगा जिन्होंने पिछले चुनाव में कुल मतों का कितना प्रतिशत लिया हो। तो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत 1% जिन्होंने मतदान पिछले चुनावों में प्राप्त किया है, यानी मिला है जिनको, वो क्या है चुनावी बॉन्ड ले सकते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। आया समझ में? अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड एक धारित बॉन्ड है। हाँ, अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो धारित करेगा, यानी जिसके पास होगा उसी का बॉन्ड माना जाएगा। इसे जारी करने वाले का नाम उजागर नहीं होता। इसमें जारी करने वाले का नाम उजागर नहीं होता, बड़े ध्यान से पढ़ना है। देखिए, जारी करने वाला तो एसबीआई है, तो भैया उसका नाम तो उजागर होता है, खरीदने वाले का नहीं होता, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सेंटेंस तो गलत हो गया। जारी करने वाले का तो उजागर करते हैं, वो तो एसबीआई खुद है, सबसे पहले वही कहती है कि मैं जारी कर रही हूं। खरीदने वाले, लेकिन हम ऐसे करेंगे तो इसको बड़ी जल्दी से सही लगा देते हैं। तो यहां पर आपको बड़े बारीकी से देखना है कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जारी करने वालों को अपना केवाईसी करवाना अनिवार्य है, बिल्कुल सही। बिना केवाईसी के आप कोई भी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जारी मतलब खरीद नहीं सकते, ठीक है ना। तो निम्न में से कौन सा सही है ये पूछा है। तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जारी करने वाले यानी खरीदने वाले की बात हो रही है यहाँ पे, तो कौन केवाईसी करवाना उनको अनिवार्य है, बिल्कुल। तो चाहे वो एसबीआई हो चाहे खरीदने वाला हो, दोनों को क्या है जो है केवाईसी जब तक नहीं होगा ना तो एसबीआई बेच पाएगा ना वो खरीद पाएगा। इसका सही आंसर क्या है, 1 और 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी आंसर आप लगा सकते हैं। तो आशा कर रहा हूं कि आपको जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की एबीसीडी थी वो समझ में आई होंगी। किसी को कोई और दिक्कत हो तो आप जरूर हमारे पास कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। और आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का भी और टेलीग्राम ग्रुप का भी। अगर आपको अच्छी क्लासेस लगती हैं हमारे साथ जो है पीसीएस, आरओ, एआरओ, इसके साथ ही टीजीटी, पीजीटी और DSSB और सीटेट की अगर आपको तैयारी करनी है तो इनकी क्लासेस हमारे यहाँ चल रही हैं, उन पे आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
आशा कर रहा हूं कि आपको अच्छी क्लास लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।